सभी को नमस्कार। मैं दिलीप राठौड़। आज मैं आप लोगों के सामने पीयूसी फर्स्ट ईयर कर्नाटक बोर्ड के अंतर्गत साहित्य वैभव के अंतर्गत आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ, जिस कहानी का नाम है नालायक। कहानी का नाम है नालायक। पीयूसी फर्स्ट ईयरದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಒಂದು कहानी ಇದೆ। ಆ कहानी ಹೆಸರಿದೆ नालायक। आज हम नालायक कहानी को यहाँ पर आप लोगों के सामने उसकी शॉर्ट समरी बताऊंगा। नालायक कहानी की शॉर्ट समरी बताऊंगा। देखो, कहानी का नाम नालायक। नालायक मतलब क्या है? मूर्ख। मूर्ख मतलब क्या है? कमजोर। कमजोर मतलब क्या है? अनाड़ी। अनाड़ी को ही नालायक बोला जाता है, जो कि नालायक, बिल्कुल बेकार। तो नालायक, आज उस कहानी नालायक को हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो कि पीयूसी फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में दी गई है साहित्य वैभव के अंतर्गत प्रथम सोपान में। इस नालायक कहानी के लेखक है विवेकी राय। देखो जी, यहाँ नालायक कहानी को समझना होगा। नालायक मतलब क्या है आपको बता दिया। नालायक मतलब क्या? एक वेस्ट में इंसान जो नालायक, मूर्ख के बराबर। तो यहाँ पर नालायक कौन है? यह कहानी बहुत बड़ा हम लोगों को संदेश देती है। हमारे नव युवकों को, नव युवतियों को, आने वाली हमारे देश की भविष्य पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा संदेश देके जाती है। रखने के लिए नालायक तो रखा गया है, लेकिन ये हमारे डेमोक्रेसी, इंडिया, भारत के ऊपर एक तमाचा है। ये करारा तमाचा है। ये कैसा है कि कहानी है नालायक। नालायक के अंदर क्या है, मैं इसके अंदर थोड़ा आपको डिटेल बताऊंगा। कवि के, सॉरी, लेखक के बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा, क्यों? मैं यहाँ पर शॉर्ट समरी बता रहा हूँ। इसके लेखक है विवेकी राय। विवेकी राय हिंदी के साहित्य के इतिहास के अंदर विवेकी राय का अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है, जो कि ऐसे उन्होंने कई कहानियां लिखे हैं। तो हम लेखक के बारे में ज़्यादा न जाते हुए आज हम सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, जो कि हमारी कहानी हमें क्या मैसेज देती है। कहानी का शीर्ष है नालायक। नालायक मतलब मूर्ख, अनपढ़, अनाड़ी, गधा। इस तरीके से हम उसको क्या है, कहीं पर्यायवाची दे सकते हैं नालायक को। तो देखो, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम इसको अंदर पढ़ेंगे तभी समझ आएंगे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मैसेज देना चाहती है। तो सबसे पहले मैं इसी के अंदर पढ़ूंगा इस कहानी का मोटिव क्या है, हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है, और ये नालायक कौन है। नालायक 300 टीचरों की भर्ती है। 300 अध्यापक की भर्ती है। 300 टीचरों की भर्ती है, जिसके अंदर टोटल 10,000 एस्पिरेंट, 10,000 आकांक्षी, 10,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म डाले हैं। 300 की भर्ती है, 10,000 ने यहाँ पर फॉर्म डाले हैं, और 10,000 के साथ 5 या 6 लोगों को उन्होंने रिकमेंड करके ले आया है। रिकमेंड, सिफारिश करने के लिए लाया है कि हमें नौकरी दिला दो। कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पर 10-15 हज़ार लोग यहाँ पर भर्ती के लिए आए हैं। और भर्ती कितनी है, वैकेंट कितनी है, वैकेंसी कितनी है? 300 है। उम्मीदवार कितने हैं? 10,000। उसके पीछे 5 या 6 कुछ रिकमेंड करने के लिए आए, यहाँ पर कहानी है। और जो 300 उम्मीदवार जो भर्ती जो होने वाली है, उसके अंदर जो 10,000 है ना, ये कौन है? ये फर्स्ट डिवीजन वाले नहीं है, सेकेंड डिवीजन वाले नहीं है, या थर्ड डिवीजन वाले कैंडिडेट आ रखे हैं यहाँ पर टीचर की नौकरी के लिए। और उनका तर्क क्या है? देखो, फर्स्ट डिवीजन में अगर एक कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो, 100 स्टूडेंट है, 100 के 100 आउट आप लेके नहीं आएंगे। उसके अंदर 1 या 2 या 3 या 10 टॉप 10 स्टूडेंट ही लेके आते हैं। 10 होते हैं टॉप 10 में। और उसके बाद क्या है, 90 से लेकर 70 तक 20 स्टूडेंट क्या है, टॉप 2 में रहते हैं। 70 से लेकर 0 तक 1 तक सारे के सारे थर्ड डिवीजन में होते हैं। तो कहने के बाद तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो गई? क्या फर्स्ट की ज़्यादा होगी संख्या, क्या सेकंड की होगी, या थर्ड की? थर्ड के लोग ज़्यादा हो गए। तो हमारे इंडिया थर्ड लोग ज़्यादा हो गए ना। फर्स्ट क्लास में कितने आए? 10 स्टूडेंट। सेकेंड डिवीजन में कितने आए मेरिट में? 20 स्टूडेंट। और बाकी क्या है, 70 स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये थर्ड कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पर ज़्यादा संख्या किसकी होगी? थर्ड कैटेगरी की होगी। जो थर्ड डिवीजन पास होने वाले उसी को ही नालायक कहा गया है। यहाँ पर जो कॉलेज में, स्कूल में जो थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं, जो कम मार्क्स लेके आए, वही है नालायक यहाँ पर। तो इन नालायकों का एक बात है। ये क्या कहते हैं नालायक लोग? नालायक नहीं है ये बहुत दिमाग वाले हैं। ये कहते हैं कि ये जो नौकरी है ना, मास्टर की नौकरी जो 300 वैकेंसी ना, हम थर्ड डिवीजन वालों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए हम लोगों को? देखो जी, हमारा भारत क्या है? डेमोक्रेसी है। हमारा भारत क्या अपना रखा है? लोकतंत्र अपना रखा है, प्रजातंत्र को अपना रखा है। हमारे प्रजातंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में अगर एक एमएलए, एक एमपी, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति भी जो भी रहेगा हमारे देश के अंदर, उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मंत्री नहीं बनता है। वो लोग कैसे मंत्री बनते? एक एमएलए भी मंत्री कैसा बनता? एक एमएलए भी एमएलए कैसा बनता है? एक मंत्री भी मंत्री कैसा बनता है? उनको जिसका वोट ज्यादा रहेगा वही एमएलए हो जाएगा। तो हमारे भारत देश के अंदर जिसकी वोट ज़्यादा होती है
वही क्या है, एमएलए बन जाता है। जिसका वोट ज़्यादा होती है वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। जिसकी वोट ज़्यादा होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना जाता है। जिसकी वोट ज़्यादा होती है चीफ मिनिस्टर ऑफ हर स्टेट का बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या, जिसकी वोट ज़्यादा रहेगी वो मंत्री बनेगा, जिसकी वोट ज़्यादा रहेगी वो एमएलए रहेगा। तो यहाँ पर वोट किसकी ज़्यादा है, क्या फर्स्ट डिवीजनों की है, सेकंड डिवीजन की, थर्ड डिवीजनों की? थर्ड डिवीजन में ज़्यादा लोग हैं। तो ये भी बोलते हैं कि हमारे संख्या ज़्यादा है इसलिए हमें क्या है, टीचर की नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी संख्या ज़्यादा है, हमें मिलनी चाहिए। ये क्या है, हमारे देश की डेमोक्रेसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ साथ थर्ड डिवीजन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि इस कहानी के साथ विवेक की राय, हमारे जो लेखक ये मेन मैसेज देना चाहता है, देखो जी आप थर्ड डिविजनर है, 300 वैकेंसी है और यहाँ पर 10,000 कैंडिडेट आया है। अब बताओ 10,000 को नौकरी मिलेगा क्या? ये नहीं मिलेगा। 300 को मिलेगा, फिर 9,700 तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए ना, बेरोजगार हो गए। फिर बेरोजगार हो गए तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भैया आपके किताबों को ज्ञानों के साथ साथ आप पढ़ते हो ना, साइंस स्टूडेंट वाले, हमारे साइंस स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जो पढ़ते हैं, इसके साथ साथ आपको बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए। आपके किताब के अंकों के साथ नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर बाहर के ज्ञान के साथ आपको नौकरी मिलेगा। तो इसलिए क्या है कॉमर्स वाले कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, आपको सब्जेक्ट के साथ साथ बाहर का भी नॉलेज आपको रखना होगा, तब जाके नौकरी मिलेगी। वरना किताब का ज्ञान आपके पास तो बहुत है, आप तो आउट ऑफ नंबर मार्क्स लेके आगे हो, लेकिन बाहर की नॉलेज नहीं रहेगी तो आपकी नौकरी भी नहीं मिलेगी। आपके सिलेबस के साथ साथ बाहर का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है, मैं यहाँ पर पढ़ के आप लोगों को आगे का थोड़ा शॉर्ट समझ एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रस्तुत कहानी में मुख्य रूप से थर्ड डिवीजन में पास होने वाले की मनोदशा को दर्शाया गया। थर्ड डिवीजन में पास होने वाला उसकी मेंटालिटी को यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही इसमें बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी व्यापक समस्याओं का उजागर किया है। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು MCOM MA PG ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ भी ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ। आज के युवाओं में नौकरी के लिए होड़ लगी है, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ। ಇವತ್ತು ಏನದ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ, 100 ನೌಕರಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ आज के युवाओं में नौकरी के लिए होड़ तो लगी है। नौकरी पर ही अवलंबित न होकर किसी न किसी काम पर या व्यवहार में जुट जाने की कला को अपनाना चाहिए। भाई नौकरी के ऊपर निर्भर नहीं रखना है। 100 पोस्ट के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी तो फिर आप तो बेरोजगार हो गए ना। तो नौकरी पे, गवर्नमेंट नौकरी पे डिपेंड नहीं होना है। तो आपको क्या अलग स्किल, आपका कोई अलग प्रतिभा होना चाहिए। जैसे आप साइंस कर रहे हो, साइंस के साथ कुछ कंप्यूटर वाले काम सीख लो, कुछ अलग कुछ भी काम सीख सकते हो आप लोग। तो वो भी रहना चाहिए, 2 प्रकार के आपको काम आना चाहिए। अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर भी युवकों को नौकरी में चांस मिले। अंकों के आधार पर देखो जी, एक कॉलेज में क्या होता है, ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ। ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ। ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು और मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिलेंगे। तो उन्होंने कभी कॉलेज को ही नहीं आए हैं, उनके पैसे देके उन्होंने मार्क्स ले रखे, तो उनको नौकरी मिल जाएगी। आप डेली कॉलेज को जा रहे हो, आपको तो नौकरी नहीं मिले। इसलिए क्या है, हमने आपके अंक, मार्कशीट, आपके सब्जेक्ट के, आपके किताब के ऊपर नौकरी नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए नौकरी क्या मिले, आपकी प्रतिभा, आपके अंदर क्या प्रतिभा है, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇದೆ। ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ,
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ नौकरी ಸಿಗುವುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. इसीलिए बता रहा है कि अंकों के आधार पर नौकरी नहीं मिलना चाहिए. अंक क्या है? पैसे देके भी पैसे देके भी अंक मिल जाते हैं कोई ना कोई कॉलेज में. ऐसे भ्रष्टाचार बहुत है इंडिया के अंदर. ऐसी बहुत इंस्टीट्यूट्स है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, ऐसी बहुत है जो कि पैसा देके भी स्टूडेंटों को क्या सर्टिफिकेट दे देती है. तो फिर उन्होंने कभी कॉलेज को ही नहीं गया, कभी स्कूल को ही नहीं गया, अंक ला रखा है, आपसे अच्छे अंक है, वो नौकरी ले ले रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या प्रतिभा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, जो कि आज होता है. उसके अंदर एक जनरल नॉलेज एक पेपर हुआ जाता है, जिसके जनरल नॉलेज में अच्छी पकड़ रहेगी. भारत का संविधान को जानते हो, भारत की पॉलिटिक्स जानते हो, इंडिया की ज्योग्राफी जानते हो, कर्नाटक का ज्योग्राफी जानते हो, सोशलिस्ट जानते हो, इकोनॉमिक्स जानते हो. अगर ये नॉलेज होगा तो आपको नौकरी 100% मिलेगी. आप नालायक बन के नहीं रहोगे. तो आपको क्या है, आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए. तो अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर युवकों को नौकरी में चांस मिले, इन विचारों को ध्यान में रखकर इस पाठ का चयन किया गया है. तो क्या है इस पाठ के अंदर अभी बताएंगे हम. नालायक, नालायक कौन है? देखो नालायक कौन है. नालायक इसके अंदर कुछ स्टूडेंट है जो कि पढ़े तो लिखे हैं लेकिन कॉलेज के अंदर उसके अंक नहीं मिले. अंक नहीं मिलेंगे तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड डिवीजन में पास हो गए. तो यहाँ पर नौकरी के लिए वो भी चाहते हैं कि हमें भी नौकरी दी जाए, लेकिन उनको नौकरी कौन देगा? वो तो थर्ड क्लास पास है. उनकी मांग है कि भाई थर्ड क्लास, हम अनाड़ी आदमी जब इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का मंत्री बन सकता है, तो हम तो थर्ड क्लास पास है ना, हमें नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? थर्ड क्लास की संख्या ज़्यादा है, उसलिए हमें टीचर की नौकरी मिलनी चाहिए. तो उनकी मांग है. तो मांग है तो क्या हुआ, इन लोगों को नौकरी के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो थर्ड क्लास डिवीजन वाले, एक रिकमेंड करने के लिए अपने साथ 5-5 लोगों को भी लेके आते हैं नौकरी के लिए. चेयरमैन साहब के पास नौकरी होगी, 5-5, 6-6 लोग अपने साथ रिकमेंड करने के लिए. वो रिकमेंड वाला बोलेंगे हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इनको भर्ती कर लो. तो 6-6, 5-5 आदमी को आते हैं. जब भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है, सिटी के अंदर होती है, तो पूरी सिटी के अंदर क्या है, भीड़ 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 हो जाती है, नालायकों की भीड़ हो जाती है. तब पूरे रास्ते को, पूरी ट्रैफिक सब जाम कर देते हैं ये लोग. भर्ती होती है तब रिक्रूटमेंट, तब क्या है, पुलिस आते हैं. पुलिस आने के बाद इनको इंस्ट्रक्शन करते हैं, इनको वार्निंग देते हैं, इनको सूचना देते हैं, देखो आप लोग नालायक हो, नालायक के आप रिकमेंड वाले हो, कृपया करके आप यहाँ पर सिटी के अंदर भीड़ मत करो. अभी थर्ड क्लास डिवीजन वाले के लिए भर्ती नहीं ली जाएगी. अभी जो भी कैंडिडेट भर्ती होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास वाले को लिया जाएगा, थर्ड क्लास वाले को नहीं लिया जाएगा. आप कृपया करके अपने अपने घर लौट जाइए करके पुलिस की 2 बयान आती है. सारे उम्मीदवार और ये सिफारिश वाले को इंस्ट्रक्शन वार्निंग देती है. तब सारे उम्मीदवार और जो रिकमेंड वाले अपने अपने जो रिकमेंड लेटर ला रखे थे वो सब क्या है वहाँ दे के वो घर पे चले जाते हैं. अब घर पे चले जाने के बाद थर्ड डिवीजन वाले यहाँ पे प्लान करते हैं, भाई देखो इस देश, हमारा देश कैसा है, हमारे देश में जिसकी ज़्यादा वोट होगी वही मंत्री बनता है. तो यहाँ थर्ड डिवीजन वाले हम ज़्यादा है ना, तो हमें टीचर मिलनी चाहिए ना. तो उन्होंने एक प्लान करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे. हम जितने थर्ड डिवीजन वाले ना, हम कॉन्फ्रेंस करेंगे. क्यों? हमारे लिए नौकरी थी, हमारी नौकरी हमें अभी नहीं मिलेगी. नौकरी किसको मिलेगी? फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वाले को मिलेगी. हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी. तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक सभा करेंगे. उसके अंदर एक मतलब कि एक प्रस्ताव पास करेंगे. हमारा प्रस्ताव क्या होगा, करो या मरो होगा, डू एंड डाई होगा. हमारा करो या मरो, जो महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था वो नारा आज हम लगाएंगे. क्यों लगाएंगे हम नारा? हमारा देश जब ब्रिटिश से हम आज़ाद हो गए थे, हमारे देश के अंदर एक हमारा गांधी का सपना था, महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे देश के अंदर सभी लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा देश के अंदर कोई भूखे नहीं होना चाहिए. लेकिन आज हमारा देश के अंदर क्या है, हम थर्ड क्लास डिवीजन पास हो गए, हमें नौकरी नहीं है. तो इसलिए क्या, हमें करो या मरो का नारा लगाएंगे और हम फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वाले के खिलाफ आंदोलन करेंगे. तो ये जो नालायक जो स्टूडेंट थे, नालायक क्या करते हैं, इसी सिटी को छोड़ के कहीं बाहर नदी के किनारे में जाके वहाँ पर क्या है, कॉन्फ्रेंस करते हैं. कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक नारा लगाते हैं और एक श्लोक पास करते हैं. उनका श्लोक क्या होता है, करो या मारो. हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रोड पे आएंगे, नारा लगाएंगे और थर्ड क्लास जिंदाबाद करेंगे, फर्स्ट क्लास मुर्दाबाद करके एक नारा लगाएंगे. इस नारे के अंदर हमारी सरकार मांगेगी तो अच्छा रहेंगे, हम करेंगे या तो मरेंगे करके एक नारा करते हैं. इनकी एक मीटिंग होती है. मीटिंग के अंदर ये सारे नालायक मूर्ख जो थर्ड डिवीजन वाले एक मीटिंग करते हैं, उसके अंदर करो या मरो का नारा लगाते हैं. और एक नारा लगाते हैं वो कि नारा लगाते हैं, मैं पढ़ के बताऊंगा कौन सा नारा लगाते हैं. एक लास्ट उनका नारा रहता है, किसको मिले मास्टरी चांस, किसको मिले मास्टरी चांस,
थर्ड डिविजनल मैट्रिक पास। किसको मिले मास्टरी चांस? थर्ड डिवीजन मास्टरी पास। तो इस तरीके से क्या है, एक कहानी है, ये कहानी बहुत एक मानसिक कहानी है, एक मनोदशा को दर्शाती है। एक तरफ तो देखो आज के परिवेश में हम कोई नहीं चाहता कि थर्ड डिवीजन पास हो जाए। आपको थर्ड डिवीजन पास भी नहीं होना है, आपको फर्स्ट क्लास पास होना है, और आपको किताब के साथ साथ और भी ज्ञान आपको रखना है। तब जाके आप एक सफल ऑफिसर बनोगे, एक सफल एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो जाओगे। आपके अंदर किताब का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन बाहर का ज्ञान नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आप नालायक जैसे हो जाओगे, स्ट्राइक करते रहोगे और थर्ड क्लास डिवीजन वाले की नौकरी मांगते रहोगे। आप उदाहरण दोगे कि हमारा देश डेमोक्रेसी देश है, हमारा देश के अंदर जिसकी वोट ज़्यादा होती है वही मंत्री बनता है, तो हमारी वोट ज़्यादा है, हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए। ये आपकी बातें बातें रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के स्टूडेंट को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको मूर्ख और नालायक नहीं बनना है, अच्छे पढ़ाई करना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है। ठीक, आपकी नौकरी आपके पैरों को चूमती हुई, आपकी सफलता आपके पैरों को चूमती, आपकी नौकरी आपके पास आएगी नौकरी दौड़कर। लेकिन आपको नौकरी के पीछे दौड़ना नहीं है, उसलिए क्या फर्स्ट क्लास डिवीजन में पास हो जाओ, और जनरल नॉलेज की नॉलेज भी अपने साथ, किताब के ज्ञान के साथ बाहर की भी नॉलेज लेके चलो। तब जाके क्या है, आप सफल डेमोक्रेसी देश के अंदर सफल नागरिक होगे, जागरूक नागरिक होगे, और हमारा देश के सबसे महान व्यक्ति कहलाओगे। और हमारे देश को क्या है, आप जैसे एजुकेटेड व्यक्तियों की चाहिए, न कि हमारे देश में नालायकों की चाहिए। हमने नालायक नहीं चाहिए, हम लोगों को अच्छे व्यक्ति चाहिए जो कि फर्स्ट क्लास पास हो और अच्छी नौकरी लो। नालायक नहीं बनना है, कम अंक नहीं लाना है। कम अंक लेके आओगे, फिर आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनके आप क्या एग्जाम्पल देते रहोगे। ये एग्जाम्पल कुछ काम आने वाले नहीं है। पढ़ के जाओ, अच्छे नौकरी लेके आओ, अच्छे अंक लेके आओ, अच्छी नौकरी करो। किताब के साथ साथ आपको बाहर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं क्लास में कहीं स्टूडेंट को बताता हूँ, मैं कई चीज़ों का कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ जो कि हमारे सिलेबस में होता भी नहीं है। उसको मैं कनेक्ट करके इसलिए पढ़ाता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट में कुछ एक नदी का कॉन्सेप्ट आता था, मैं पूरा गंगा यमुना सरस्वती नदी का बारे में बता देता हूँ। अगर कोई पॉलिटिक्स आता है तो हमारे कैसे डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ किताब के ज्ञान के साथ साथ आपको बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे जाके कोई ऑफिसर IAS बनोगे, IPS बनोगे, KS बनोगे, तो आपको क्या है, किताब का ज्ञान को इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको अपना पर्सनल नॉलेज के बारे में पता जाएगा। तो इस कहानी के अंदर यही है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो मंत्री बन जाता है, जिसकी संख्या कम होती है वो फेल हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, थर्ड डिवीजन वाले ज़्यादा है, वो भी चाहता है कि हमें मास्टरी नौकरी मिले, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होगा। जो पढ़े लिखे उसको ही मास्टरी नौकरी मिलेगी, उसी को ही जॉब मिलेगी, बाकी हम बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा है। उसके साथ साथ आपको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आपको दूसरा कुछ ना कुछ काम आपको आना चाहिए, दूसरे काम के अंदर आपको स्किल आना चाहिए। दूसरा भाई, ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरे तो कुछ कंप्यूटर हो गया, तो कुछ भी आपके अंदर दूसरा स्किल आपके अंदर होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, तब जाके आपको क्या बेरोजगार नहीं, कोई ना कोई नौकरी करोगे। ऐसा कहते हुए ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो हम लोगों को संदेश देती है कि आपको किताब के साथ साथ बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको थर्ड क्लास में नहीं होना चाहिए। थर्ड क्लास आप खाली एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस देश के डेमोक्रेसी में जिसकी वोट ज़्यादा है वही मंत्री बन सकता है, हम थर्ड क्लास वाले ज़्यादा है, हमें मास्टरी नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी अलग है, एजुकेशन अलग है। इसके साथ साथ ये कहानी हम लोगों को मैसेज देती है कि आपको किताब के ज्ञान के साथ बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए करके मैं भी कहते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब और अपने PUC फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को सबको क्या है शेयर कर देना करके कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका।